हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं JCERT की क्लास 7th की हिस्ट्री की बुक से चैप्टर नंबर 1 जो है मध्यकाल में भारत। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। लिखा है, इतिहास हजारों साल पहले के मानवों की विकास यात्रा की कहानी है। तो इतिहास क्या है? यानी कि पहले जो मनुष्य थे वो कहाँ रहते थे? गुफाओं में रहते थे, राइट। उसके बाद उन्होंने खेती बाड़ी शुरू कर दी, फिर उसके बाद उन्होंने अपना समुदाय बनाया, अपना समाज बनाया, मोहल्ले बनाए, फिर इसी तरह से धीरे धीरे राजा महाराजा हुए। फिर उसके बाद देश बना और देश के बनने के बाद लोकतांत्रिक देश बना। तो धीरे धीरे विकास होता गया। तो जो हमारे पास्ट में जो भी चीज़ें हुई हैं वहाँ से मनुष्य विकास करता हुआ आज यहाँ तक पहुँचा है। तो पिछले पास्ट में हमारे पास्ट में क्या हुआ है वही हमारे लिए क्या है? इतिहास है। तो इतिहास के विभिन्न समय सीमा को समझने के लिए इसे 3 कालखंडों में बांटा गया है: प्राचीन काल, मध्यकाल एवं आधुनिक काल। पिछले क्लास में हम लोगों ने भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ा, पुराने इतिहास के बारे में पढ़ा। आधुनिक भारतीय इतिहास यानी जो मॉडर्न इंडिया है उसके इतिहास की जानकारी हमें आगे की कक्षा में मिलेगी। इस कक्षा में यानी क्लास 7th में हम लोग भारत के मध्यकालीन इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। भारतीय इतिहास का मध्यकाल लगभग 1000 वर्षों का है। इन 1000 वर्षों में भारत में कई सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तन हुए। तो सामाजिक पता ही होगा, समाज से जुड़ा हुआ, राजनीतिक यानी राजनीति से जुड़ी हुई कई परिवर्तन हुए। आर्थिक यानी पहले कैसे लोग रहते थे, कितनी उनकी इनकम हुआ करती थी, अमीर थे कि गरीब थे, कौन अमीर होते थे, कौन गरीब होते थे, किस तरह से डेवलपमेंट हुई उनमें। तो इन सब में परिवर्तन हुए। इन परिवर्तनों की पड़ताल इतिहास के विकासमान धारा को समझने के लिए ज़रूरी है। तो जितने भी सारे परिवर्तन हुए हैं, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो आर्थिक परिवर्तन हो, इनकी पड़ताल बहुत ज़रूरी है ताकि हम इतिहास में किस तरह से विकास हुआ है, विकासमान धारा यानी इतिहास में पहले क्या था और अब क्या है। तो इस विकास को समझने के लिए, इस विकासमान धारा को समझने के लिए हमें सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तनों की पड़ताल करना ज़रूरी है। आगे लिखा है, किसी भी क्षेत्र के इतिहास की जानकारी के लिए वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों को जानना आवश्यक है। भौगोलिक परिस्थिति क्या कि वो क्षेत्र कितने दूर तक फैला हुआ है, कितना पहाड़ हैं तो कैसे पहाड़ हैं, कितने दूर तक है, उनकी जलवायु क्या है, ये सारी चीज़ें, कितने दूर तक मैदान है, जंगल इलाका है कि मैदानी इलाका है, ये सारी चीज़ें। तो किसी भी क्षेत्र के इतिहास की जानकारी के लिए वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों को जानना बहुत ज़रूरी है। भौगोलिक जानकारी के लिए मानचित्र एक सशक्त माध्यम है। यानी भौगोलिक परिस्थितियों को अगर जानना ज़रूरी है तो उसके लिए कौन सा ऐसा सोर्स है कि जहाँ से हम उसे अच्छी तरह से समझ सकें? तो मैप यानी मानचित्र, राइट। तो प्राचीन भारत में मानचित्रकारी का ज्ञान अविकसित था। यानी जब प्राचीन भारत जो थी वहाँ पर जो नक्शा थी वो अविकसित था, यानी डेवलप नहीं था, वो उसका ज्ञान उतना ज़्यादा फैला हुआ नहीं था, सीमित थी, ठीक है। और वहाँ पर जो भारत की जो मानचित्र का ज्ञान है पूरी तरह से ना के बराबर थी। व्यापार एवं साम्राज्य के विस्तार ने मानचित्र की आवश्यकता को जन्म दिया। तो मानचित्र की ज़रूरत कब महसूस हुई? जब बिजनेस होने लगा, जब राजा महाराजा अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे तो उन्हें मानचित्र की ज़रूरत महसूस हुई। मानचित्र के विकास का श्रेय अरब एवं यूरोप के भूगोलवेत्ताओं को जाता है। यानी कि जो नक्शा बनाने का जो श्रेय है वो अरब और फिर यूरोप के भूगोलवेत्ताओं को जाता है। मानचित्रों के माध्यम से वहाँ के व्यापारियों ने भारत आकर मानचित्र की महत्ता के प्रति भारतीयों में रुचि जगाई। अब अरब और यूरोप के जो भूगोलवेत्ता थे वो भारत आकर जो मैप के जो इम्पोर्टेंस है उन्होंने यहाँ बताया और भारतीयों में भी मैप के इम्पोर्टेंस को ले करके रुचि जगी कि नहीं, मानचित्र बहुत ज़रूरी है, राइट। तो मानचित्र अगले पृष्ठ को देखिए, यानी इसे आप देखिए, ठीक है।
तो यहाँ लिखा है कि ये मानचित्र अरब के भूगोलवेत्ता अल इदरीसी के द्वारा 1154 ईस्वी में बनाए गए विश्व मानचित्र में भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाता है। ये मानचित्र कब बनाया गया था? 1154 में बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था? सर्वप्रथम अल इदरीसी के द्वारा बनाया गया था और इसमें भारतीय उपमहाद्वीप को इस मानचित्र में दर्शाया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा है कि इस मानचित्र में आपको दक्षिण भारत का इलाका वर्तमान उत्तर भारत के क्षेत्र में दिखाया गया है, मतलब कि उल्टा दिखाया गया है। ठीक है, दक्षिण भारत का जो इलाका है वर्तमान में जो उत्तर भारत है उसके क्षेत्र में दिखाया गया है। श्रीलंका के द्वीप भी इस मानचित्र के ऊपरी हिस्से में अंकित है, यानी कि श्रीलंका भी ऊपर में है, आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, तो श्रीलंका के द्वीप भी इस मानचित्र के ऊपरी हिस्से में अंकित है। अब मानचित्र 2 का अवलोकन कीजिए। ये मानचित्र फ्रांस के मानचित्रकार गुइलॉम द लिस्ले के द्वारा 1720 ईस्वी में बनाए गए विश्व के नक्शे से लिया गया है। इसमें भी भारतीय उपमहाद्वीप को दिखाया गया है, लेकिन दोनों मानचित्रों में काफ़ी अंतर है। ठीक है, इसमें और इसमें दोनों में काफ़ी अंतर है। इसका कारण ये है कि दोनों चित्रों को बनाए जाने की काल अवधि में उपमहाद्वीप के बारे में सूचनाएं काफ़ी बदल गई थी। यानी कि दोनों में अंतर क्यों था? ये आज जो अल इदरीसी ने जो मैप बनाया था उसमें श्रीलंका भी ऊपर की ओर दर्शाया गया है, लेकिन आज के मानचित्र में श्रीलंका कहाँ दर्शाया जाता है? बॉटम में, नीचे दर्शाया जाता है। तो इसका वजह क्या है कि दोनों मानचित्रों में इतनी फ़र्क थी? इसकी वजह ये थी कि समय के साथ साथ जो भी सूचनाएं मिली उसी के अकॉर्डिंग ये मानचित्र बदला गया। ठीक है, यानी कि इसमें काफ़ी बदलाव आई। चित्र 2 भारतीय उपमहाद्वीप के वर्तमान मानचित्र से काफ़ी मिलता जुलता है। जो चित्र 2 है, जो ये है, तो वर्तमान जो मानचित्र है उससे काफ़ी मिलता जुलता है। ओके, तो यहाँ लिखा है मानचित्रकार, मानचित्र या नक्शा बनाने वाला व्यक्ति मानचित्रकार कहलाता है। इस कला को मानचित्रांकन या मानचित्रकारी कार्टोग्राफी कहा जाता है। ये एक पॉइंट है जिसे आपको पढ़ना चाहिए। मानचित्र 1 में लिखा है कि अल इदरीसी का बनाया हुआ दुनिया के नक्शे का एक हिस्सा जिसमें भारत उपमहाद्वीप को दिखाया गया है। यहाँ पर इस नक्शे को आप देख सकते हैं और ये लिखा है जो अल इदरीसी के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, यहाँ पर लिखा है कि स्पेन में जन्मे अल इदरीसी कहाँ जन्मे थे? स्पेन में जन्मे थे 1100 में, और 1165 में इनकी मृत्यु हुई थी अल इदरीसी की। एक महान भूगोलवेत्ता वो लेखक थे। उन्होंने न सिर्फ ऐतिहासिक व कीमती जानकारी दी बल्कि पृथ्वी के कई हिस्सों के नक्शे दिए, जिसे दुनिया भर के भूगोलवेत्ताओं ने लगभग 300 सालों तक बिना बदलाव किए उसका इस्तेमाल किया। क्रिस्टोफर कोलंबस और वास्को डी गामा भी उनके नक्शे से प्रभावित थे। तो यानी कि जो पहला मैप बनाया था जिन्होंने, वो कौन थे? अल इदरीसी थे। राइट। जब कोई इतिहासकार प्राचीन दस्तावेजों, नक्शों और लेखों का अध्ययन करता है तो उसके लिए उनकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि तथा सूचनाओं के संदर्भों का ध्यान रखना आवश्यक हो जाता है। यानी जब भी कोई इतिहासकार जो पुराने जो दस्तावेज हैं, नक्शे हैं, लेख हैं जो लिखे गए होते हैं, तो जब उनका अध्ययन करता है, उन्हें पढ़ता है जब, तो उसके लिए उनकी यानी उस क्षेत्र की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि तथा सूचनाओं के संदर्भ में का ध्यान रखना आवश्यक हो जाता है, ताकि उनका जो अध्ययन है वो सटीक हो सके, उन्हें सही जानकारी मिल सके उस क्षेत्र के इतिहास के बारे में। कारण कि समय के साथ इनमें काफ़ी बदलाव हो चुका होता है, यानी वक्त के साथ साथ उसमें काफ़ी बदलाव हो चुका होता है। उदाहरण के लिए वर्तमान में कलिंग नाम का कोई स्थान नहीं है, लेकिन कभी ये वर्तमान ओडिशा का अंग हुआ करता था। सूचनाओं और संदर्भों के बदलाव के क्रम में भाषा और अर्थ में भी बदलाव होता है। जैसे मध्यकाल की फारसी तथा आधुनिक फारसी भाषा में काफ़ी भिन्नताएं हैं। यह भिन्नता सिर्फ व्याकरण एवं शब्द भंडार में ही नहीं है, बल्कि समय के साथ शब्दों के अर्थों में भी दिखाई देती है। यानी इनमें बहुत से प्राचीन जो मध्यकाल की जो फारसी थी और आधुनिक फारसी, इसमें भी काफ़ी भिन्नताएं हैं। और इसमें सिर्फ व्याकरण और शब्द भंडार में ही ये फ़र्क नहीं है, बल्कि उस किसी वर्ड के अर्थों में भी ये भिन्नता दिखाई देती है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई है और अगर चैप्टर समझ में आ रही है तो सिर्फ एक काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।